डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पढ़ा था हाइगेंस की दूसरे परिणाम के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या। आज इसका एक लास्ट टॉपिक है प्रकाशीय पथ। इसको जानेंगे कि प्रकाशीय पथ किसे कहते हैं। जैसे कि कोई तरंग है जो कि किसी माध्यम में d दूरी तय करती है और उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है m। तो जो अपवर्तनांक और चली गई दूरी का गुणन होगा n × d, वही उस तरंग का प्रकाशीय पथ कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा बात को कि कोई तरंग d दूरी तय करती है किसमें, उस माध्यम में जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो, n हो। तो n × d ये जो वैल्यू होगी वो उस तरंग का प्रकाशीय पथ कहलाएगी। इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला बाय फॉर्मूला n = c/n। क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। c क्या है? प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में। और v क्या है? प्रकाश की चाल माध्यम में। यहाँ से देख लेंगे तो आपका हो मिल जाएगा v = c/n। अब ये जो d दूरी है, स्मॉल d दूरी है, इसको तय करने में लगा समय। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में d दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी उसने कितनी तय की? d। और किस चाल से तय की है? v चाल से। या t = d c/n, which implies that t = n d बटे c। हमको टाइम मिल गया कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में इतने समय में कितनी दूरी तय की गई? d। तो निर्वात में इतने समय में कितनी दूरी तय की जाएगी? देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब निर्वात में कितनी दूरी तय की गई हमको निकालना है। तो निर्वात में चाल कितनी है प्रकाश की? c। और कितना समय लगा है? इस t के बराबर का समय। तो लिख दिया जाएगा n d बटे c। c से c कैंसिल, आपकी वैल्यू आ गई n × d। जो n × d है मतलब अपवर्तनांक और दूरी का गुणनफल है, वही उस तरंग का प्रकाशीय पथ कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि तरंग दैर्घ्य, दो माध्यमों की तरंग दैर्घ्य एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती हैं और कैसे किसी अपवर्तनांक पर निर्भर करती हैं। ये हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्लास 11th में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा था, वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध का। फॉर्मूला इस तरह से था कि v = f × लैम्डा। v आपकी वेलोसिटी थी, f आपकी फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा आपकी तरंग दैर्घ्य। हम लोग अपवर्तन के नियम में पढ़ते हैं कि प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसकी दिशा और वेग तो बदल जाते हैं किंतु आवृत्ति नहीं बदलती। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण है जो निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है। कहाँ से? निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि निर्वात के लिए सूत्र लिख लेते हैं। निर्वात में चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? c से। तो c = f लैम्डा। अब लैम्डा को हम लोग दिखा लें कि ये निर्वात में तरंग दैर्घ्य है, तो हम लोग लिख लेते हैं वैक्यूम। निर्वात में तरंग दैर्घ्य। अब जब इस माध्यम में वो प्रवेश कर रही है तो माध्यम में चाल v = f लैम्डा × मीडियम। देखिए, वेग बदल गया, तरंग दैर्घ्य बदल गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं बदली। इसको लिख लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लिख लें इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो c/v
दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा वैक्यूम अपॉन एफ लैम्डा इन मीडियम। ये एफ से एफ कैंसिल, सी बाई वी इक्वल्स टू लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम। अब देखिए सी बाई वी क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर ये पहला माध्यम होता, ये दूसरा होता, तो सी के लिए V1 लिखा होता, ये V2, और यहाँ पे भी ये λ1 लिखा होता और λ2। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी अपॉन वी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू लैम्डा वैक्यूम बटे लैम्डा मीडियम। माध्यम में तरंग है, ये n के टर्म में अपवर्तनांक के टर्म में तरंग दैर्ध्य होती है। अब इसका एक अदर फॉर्म है जिसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि वैक्यूम मीडियम, तो यहाँ पे हम लोग इसको मीडियम फर्स्ट मान लें और इसको मीडियम सेकेंड मान लें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1, ये क्या हो जाएगा एफ लैम्डा 1, सॉरी ये V1 एफ लैम्डा 1, ये वाला आपका हो जाएगा V2 एफ लैम्डा 2। डिवाइड कर देगा, इन्हें डिवाइड करके V1 बटे V2 दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1 बटे एफ लैम्डा 2, एफ से एफ कैंसिल, लिख सकते हैं V1 बटे V2 इक्वल टू लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। अगर आपका पहला माध्यम निर्वात होगा तो सीधा जाएगी आपकी। इसके अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लाइन से सीखेंगे। चलिए बेटा हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आएंगे। हमारा पहला जो है वो है कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और अपवर्तनांक कितना है कांच का 1.5। तो कांच मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला है कि n इक्वल्स टू सी बाई वी, या ये कह लें v इक्वल्स टू सी अपॉन एन। सी कितना है आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, एन कितना है 1.5। ये 1.5 है, 1.5 दूनी 3, वैल्यू कितनी आ गई 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी कांच में प्रकाश की चाल। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि हीरे का अपवर्तनांक 2, हीरे में प्रकाश की चाल क्या थी। कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2, ठीक। अब हीरे में प्रकाश की चाल, यही फॉर्मूला है। ये तो देखिए फिक्स है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका। अब नीचे क्या हो जाएगा बटे 2 काट दीजिए, आ जाएगा 1.5 ×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी हीरे में प्रकाश की चाल है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश की चाल 2.3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी है आपकी 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। फॉर्मूला फिर से वही, n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी हमें पता है कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी क्या है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ कैंसिल, इससे काट दीजिए, तो n बराबर आपका 1.5। उस माध्यम का आपका अपवर्तनांक कितना प्राप्त होगा 1.5। हमारा चौथा प्रश्न है कि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3
3 है। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कांच और जल में अपवर्तनांक जो है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कांच और जल का एन जी या ए एन जी लिखें 3/2 और ए एन वाटर 4/3। कह रहा है आपसे कि आपको इन दोनों में जो चाल है प्रकाश की उसका अनुपात क्या होगा। अर्थात आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। हमको पता है कि v इक्वल्स टू c अपॉन n, तो यहाँ पे vg इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, c अपॉन mg या ang लिखें होल अपॉन vw की जगह क्या हो जाएगा, c अपॉन anw। देखिए c से c कैंसिल, आपका हो जाएगा वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। वैल्यू हम लोग रख दें, ए एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 होल अपॉन ए एन जी कितना है आपका 3/2, ये हो जाएगा 4/3 गुणे 2/3 कितना आ जाएगा 8/9। तो वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर का जो रेशियो है वो 8/9 प्राप्त होगा। हम लोग अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके। वो है आपका कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125। फिर कह रहा है यदि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। अभी इससे पहले वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने लिखा था कि Vg अपॉन Vw दैट इज इक्वल टू ANW अपॉन ANG लिखा था हम लोगों ने। यहीं से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि NW अपॉन NA या NG अपॉन NA, ये आपका हो जाएगा NW अपॉन NA गुणे NA अपॉन NG। यहाँ से ये कैंसिल, आपका हो जाएगा NW अपॉन NG। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं GNW के सकते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए Vg अपॉन Vw आपका किसके बराबर हो गया GNW के, और GNW आपका हो जाएगा Vg की वैल्यू रख दें 2 गुणे 10⁸ बटे Vw। GNW को हम लिख सकते हैं 1/WNG। Vw इक्वल्स टू 2 गुणे 10⁸ गुणे WNG। यहाँ पे देख लीजिए वेलोसिटी इन वाटर 1.12, वेलोसिटी इन ग्लास 1.125 गुणे 2 गुणे 10⁸। 2 से गुणा कीजिए, 2 पंचे 10, 2 3 4 5, 2 एकम 2 गुणे 10⁸ या 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी कहाँ पे है, कांच में है, और यही हमको फाइंड आउट करनी थी। सॉरी
ये हमें वी डब्ल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ पे वी डब्ल्यू ही होगा, मैंने गलती से केवल यहीं पे जी डब्ल्यू आप लीजिए, बाकी चीज़ें आपकी सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दो पारदर्शी माध्यमों ए व बी की पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है तो ए तथा बी के ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या है? दो पट्टियां हैं जिनकी मोटाइयों का अनुपात मतलब डी ए अपॉन डी बी आपका कितना है 6:4। इनको इन पट्टियों को पार करने में प्रकाश को समान समय लगता है। तो पट्टी ए को पार करने में लगा समय t बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी होगी? पट्टी की मोटाई के बराबर। हम मान लेते हैं कि इसकी पट्टी ए की जो मोटाई थी वो 6x थी और पट्टी बी की जो मोटाई है 4x थी। x से x जब अनुपात में है तो कट गया, बचा खाली 6/4। अब देखिए तो समय बराबर दूरी कितनी? पट्टी की मोटाई के बराबर। और इस चाल से चलेगा, दोनों कांच ही है तो चाल दोनों के लिए भी हो जाएगी, ठीक ना। आवृत्ति बदल नहीं रही है, समान समय ले रहा है, इसका मतलब दोनों पदार्थ एक ही हैं और दोनों जो पहले में चाल होगी वही किसमें होगी? दूसरे में होगी। इसी तरह से दूसरे को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? 4x/। कह रहा है कि इनके अपवर्तनांकों का अनुपात क्या होगा? अपवर्तनांक बराबर c/v। ये v1 हो जाएगा, ये v2, या हम na लिख दें, ये na, ये n, b, ये भी इसको v लिख लें, v भी लिख लें, चाल अलग कर लें, na/nb। ये आपका c/va/c/v। c से c कैंसिल, बराबर हो जाएगा v/va। अब यहाँ से v/va की वैल्यू रख दीजिए 4x/6x/2। कैंसिल 4/6। क्योंकि आपका अपवर्तनांक जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है a के सापेक्ष b का, तो ये हो जाएगा nb/na बराबर 6/4। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये 1.5 इसको आप लिख लेंगे b के सापेक्ष a का बराबर 1.5। ये आपका आंसर।